हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन। पंचायत चुनाव के वोट पड़ चुके हैं। जो प्रत्याशी हैं उनका भाग्य मत पेटिकाओं में बंद हो चुका है। आज से हम एग्जिट पोल शुरू करेंगे कि क्या स्थिति रही है मतदान के बाद में, और 2 मई को जो मतगणना शुरू होने को है कहाँ तक पहुँचेगी, क्या चर्चाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और क्या क्या कहाँ तक कौन प्रत्याशी पहुँच पाया है, क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या क्या स्थितियां हैं। और पहला प्रयास है हम लोगों का आई विटनेस पर कि इस तरह का एग्जिट पोल का विश्लेषण हम मतगणना से पहले करेंगे। और जैसा कि हम लोगों का रहा है, थोड़ा सा इतिहास रहा है कि हम लोग सच के और सही के सत्य के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे। राजेपुर से शुरू होती है जिला पंचायत की सीटों का विवरण। नंबर 1 सीट राजेपुर से है। राजेपुर में 4 सीटें हैं जिला पंचायत की, और 4 सीटों में वीआईपी सीटें कही जा सकती हैं। वीआईपी सीटों की चर्चा करेंगे। 4 सीटों में एक सीट पर वहाँ के मंडल अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं अनुराग सिंह। एक सीट कहीं कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहा जा सकता है उनकी सिफारिश पर स्वर्गीय शैतान सिंह साख के पुत्र को टिकट दी गई है, और सीधी सीधी सिफारिश हुई है मंत्री जी की। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और सांसद मुकेश राजपूत के प्रतिनिधि रमेश राजपूत की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। वो भी वीआईपी सीट है, वीआईपी क्षेत्र कहा जा सकता है। विनीता पाठक राजेपुर में चुनाव लड़ रही हैं, जहां पर जो ये भी अपने आप में वीआईपी सीट है, और कई महत्वपूर्ण लोग उस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी हम एक एक सीट का विश्लेषण करते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम चाहेंगे कि बीच में इस चीज को हम लोग भूल न जाएं। हम परिचय करा दे रहे हैं अपने मेहमानों का जो आज के इस पैनल में शामिल हैं। आज कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। अनुपमा शर्मा है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अनिल मिश्रा जी हैं, सपा के वरिष्ठ नेता हैं। और विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। गौतम कश्यप ये आम आदमी पार्टी के नेता है। इनकी गौतम, आप खुद बता दीजिए कि इन सीटों से अगर कोई आपके उम्मीदवार मैदान में हो तो आप उसका खुद चेक कर दीजिए। मेरे पास इनका विवरण उपलब्ध नहीं है, और आप महामंत्री हैं, मीडिया प्रभारी हैं, आपकी चूक रही है कि आपने अच्छी तरह से टाइप किए हुए नाम सूची मीडिया को उपलब्ध नहीं कराई, और नहीं तो हम उनका उल्लेख कर सकते हैं। तो आप खुद जब बोले तो आप उनका उल्लेख कर सकते हैं अगर आपके कोई प्रत्याशी इन सीटों पर है। ये हमारे 4 नंबर से कई अब जब ठीक है तो बताइए। कई कई खेल हुए हैं इस चुनाव में। हम शुरू कर रहे हैं राजेपुर की 3 नंबर सीट से। यहाँ पर एक और दो कुछ चीजें और निकल करके सामने आई हैं कि भाजपा के विद्रोहियों का खेल खूब चल रहा है, और निर्दलियों का जलवा है। भाजपा, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं उनसे ऊपर निर्दलियों का जलवा है। निर्दलियों का जलवा है। जो विद्रोही उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं जो अधिकृत प्रत्याशी हैं पार्टी के। ये स्थिति मतदान के बाद की निकल करके सामने आई है, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सबसे अधिक अगर भुगतना पड़ रहा है तो भाजपा के उम्मीदवारों को झेलना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। ये स्थिति अभी तक निकल करके सामने में कई कई चीज़ों का जिक्र हम करेंगे अपनी आज के इस विश्लेषण में कि कहाँ क्यों भाजपा इस क्षेत्र में अगर नुकसान में है तो क्यों नुकसान में है। और भाजपा के हमारे प्रतिनिधि बताएंगे कि अगर हम कुछ और है, कुछ और प्लस माइनस करना है तो भाजपा के प्रतिनिधि बताएंगे।
यहाँ सबसे बड़ी सबसे जो मेन बात है वो ये है कि अनुराग सिंह ये मंडल अध्यक्ष हैं। अब देखिए खेल कितने अच्छे अच्छे होते हैं। अनुराग सिंह मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष अपनी खुद ही टिकट फाइनल कर लिए। ये व्यवस्था की गई थी, हमें बताया गया भाजपा के सूत्रों ने कि मंडल से पैनल जाना था, मंडल से 3 उम्मीदवारों का पैनल जाना था। अब चूंकि अनुराग सिंह को खुद अपना नाम फाइनल कराना था, इसलिए इन्होंने नंबर 1 पे अपना नाम भेजा और 2 नाम डमी टाइप के भेज दिए। एक इसमें राहुल शुक्ला का नाम है, एक कोई गोपाल सोमवंशी हैं, इनका नाम है। और इस तरह से ये फाइनल हो गया मंडल अध्यक्ष जी का नाम। जबकि निष्पक्षता के नाते अगर अनुराग को चुनाव लड़ना था तो अनुराग सिंह को इस्तीफा दे करके और नए मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर, लेकिन जो जिम्मेदारी थी अनुराग के पास में, उसका पूरी तरह से उन्होंने लाभ उठाया, दुरुपयोग किया और फाइनल में अपना नाम ऊपर करके नाम अपना फाइनल करवा लिया। और इसे यही कारण रहा कि इनके क्षेत्र में कई उम्मीदवार हैं, कई विद्रोही उम्मीदवार हैं जो पूरी तरह से पलीता लगा रहे हैं इनकी सीट पर। कई भाजपा ने दो विद्रोही उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। हालांकि कार्रवाई कैसी की है वो भी उसका विश्लेषण हम लोग कर चुके हैं कि पूनम सोमवंशी पर कार्रवाई कर दी है, उनके और नेता पदाधिकारी हैं उनके पुत्र अभिषेक, उन पर कार्रवाई नहीं की है। तो ये रामतीर्थ कुशवाहा ये पदाधिकारी है और ये रामतीर्थ कुशवाहा पदाधिकारी हैं और ये टिकट चाहते थे। क्षेत्रीय विधायक जो हैं अमृतपुर विधायक, वो भी चाहते थे कि रामतीर्थ कुशवाहा को टिकट मिले, उनकी सजाती हैं, लेकिन टिकट वितरण में क्षेत्रीय विधायक की भी नहीं चली। ये स्थितियां निकल करके सामने आई। जो हमने पूरा जो माथापच्ची की है उसका मतलब उसका नतीजा ये निकल रहा है कि टिकट वितरण में मंडल जो क्षेत्रीय विधायक उनकी नहीं चली और रामतीर्थ कुशवाहा को वो टिकट नहीं दिला पाए। और इसी का नतीजा ये है कि एक ये बेबी चौहान हैं, बेबी चौहान पूर्व प्रत्याशी अजय चौहान की पत्नी हैं, इन्हें टिकट मिला है। और छाया कुशवाहा ये मुख्य उम्मीदवार इस सीट के हैं। तो ये सबसे बड़ा खेल अनुराग सिंह ने ये किया कि पैनल में अपना नाम फाइनल कराने के लिए फर्जी नाम भेज दिए। ये पूरी तरीका। इसके अलावा अंबुज दुबे ये बताते हैं कि एक बड़े भाजपा नेता के नज़दीकी हैं और आगरा से यहाँ कोई संबंध है इनका। ये आगरा से यहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे जिला पंचायत का, लेकिन वो वरिष्ठ नेता अंबुज दुबे को टिकट दिला नहीं पाए। अजीत पांडे एक ये भी बसपा में चले गए थे बीच में और बसपा में विधायक के करीबी हैं, नगर विधायक के, ये भी यहाँ से टिकट चाहते थे। मनोज मिश्रा टिकट चाहते थे और विकास पांडे, ये भी इनका भी नाम है कि विकास पांडे भी इस सीट से टिकट चाहते थे। तो ये चीज़ें निकल करके जो है सामने आई हैं। और जो हम लोग परसों जो चर्चा को हम लोगों ने स्थगित किया था, परसों हम लोगों ने जिस चर्चा को स्थगित किया था कि भाजपा में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, वो पूरा समीकरण भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिला है। एक स्थिति है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका सपोर्ट रहा है राहुल शुक्ला को, ये जानकारी आई है। दूसरी चीज जो अजय चौहान हैं, इनके बारे में ये जानकारी आई है कि लगभग हर बूथ पर जिन्हें वोट मिले हैं, ये जानकारी वहाँ से राजेपुर जिस क्षेत्र से आई है, राजेपुर 3 सीट से, कि जो चौहान साहब हैं इन्हें हर सीट पर हर बूथ पर वोट मिले हैं। राहुल शुक्ला को ब्राह्मणों का वोट मिला है और जो नाराजगी है भाजपा से उसका लाभ राहुल शुक्ला को कहीं ना कहीं मिलता दिखा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि महत्वपूर्ण ये सीट इसलिए रही है क्योंकि यहाँ भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कई बार जाकर के प्रचार किया है। भास्कर दत्त द्विवेदी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और आगे ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार हैं,
उन्होंने यहाँ जाकर के प्रचार किया है। प्रांशु दत्त द्विवेदी के प्रचार को खासतौर से रेखांकित कर रहे हैं। प्रदेश के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री हैं, और उन्होंने यहाँ जाकर के कई बार प्रचार किया है। भाजपा के जो जिला मीडिया प्रभारी हैं शिवांग रस्तोगी और उपाध्यक्ष अश्नील दिवाकर, ये यहाँ पर प्रभारी और संयोजक की भूमिका में रहे हैं। तो ये स्थिति रही है। हालांकि हमने जो कई प्रभारी संयोजकों से बात की है, जो बहुत कई किलोमीटर गए हैं प्रभारी और संयोजक का दायित्व निभाने के लिए, लेकिन बताया यह है कि टिकट वितरण में उनकी कतई नहीं चली है। टिकट वितरण में जिला अध्यक्ष ने सारे पावर अपने पास रखे हैं। जो भी मानक बनाए गए थे, जो पैटर्न बनाया गया था, जो क्राइटेरिया बने थे, वो सारी चीज़ें आखिर में जाकर के ध्वस्त हो गई। हम ये जो 3 नंबर की सीट है, इसके बाद में आगे की सीटों का भी आगे भी हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ स्थिति यही निकल करके सामने आई है कि यहाँ कुछ चला नहीं है। यहाँ मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष ने अपना करके, अब जिलाध्यक्ष ने भी इस चीज़ की रिपोर्ट वहाँ नहीं की कि जब मंडल अध्यक्ष खुद टिकट मांग रहे हैं तो वो मंडल तो वहाँ पे व्यवस्था बदल जाती। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो अजय चौहान हैं, पूर्व प्रत्याशी भी हैं, कि पत्नी लड़ रहे हैं देवी चौहान चुनाव, इनकी स्थिति कुल मिलाकर के मजबूत बताई जा रही है। लेकिन और जहाँ तक और दूसरे उम्मीदवार हैं, उनके नाम भी हमने लिए हैं आपके साथ अभी इस चर्चा में, लेकिन जो भाजपा के उम्मीदवार हैं अनुराग सिंह, वो बहुत पीछे जाते दिख रहे हैं अभी तक की जो स्थितियाँ निकल करके सामने आई हैं। तो ये चीजें हैं अनिल मिश्रा जी, बहुत विस्तार से हमने सारी चीजें बताई हैं। और एक चीज और हम आपको एक चीज और रह गई है कि एक चीज यहाँ से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो हमने आपको बताए हैं। और तीसरी चीज ये है कि कमलेश पत्नी प्रदीप सिंह, ये समाजवादी पार्टी की यहाँ से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार इस क्षेत्र से नहीं है, ये बताया गया है। और तो ये स्थिति निकल करके सामने अभी तक आई है। और यहाँ पर अभी तक हमने जो बताया कि रामतीर्थ कुशवाहा ये पिछली बार बहुत करीब रहे हैं, जीत के बहुत करीब रहे हैं, तो इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। अजय चौहान की स्थिति काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, पूर्व प्रत्याशी हैं। और इस बार पूर्व प्रत्याशी के नाते कई पूर्व प्रत्याशियों को भाजपा ने टिकट दी भी है, और इस बार पूर्व प्रत्याशी होने के नाते ये टिकट के लिए बहुत दावेदारी कर रहे थे। तो अनिल मिश्रा जी, एक तो ये फैक्टर निकल करके आया है कि जो विद्रोही हैं उनका डंका खूब बजा है, विद्रोहियों ने भाजपा को खूब पलीता लगाया है। तीसरी चीज, जो ब्राह्मणों की उपेक्षा भाजपा में हो रही है या जो प्रचारित हो रही है, जो चीजें सामने आ रही हैं, उसका नुकसान भी भाजपा को कहीं ना कहीं उठाना पड़ रहा है इस क्षेत्र में कम से कम है। जब हम इस क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं तो ये तमाम सी चीजें हैं जिसकी वजह से भाजपा इस सीट पर बहुत नीचे जा रही है। समाजवादी पार्टी की कोई बहुत अच्छी स्थिति निकल करके नहीं आई है, लेकिन भाजपा इस सीट पर बहुत नीचे जा रही है। निर्दलियों का जलवा लग रहा है। क्या स्थिति लग रही है आपको? शेखर जी, सबसे पहले तो जिला पंचायत का जो एग्जिट पोल का प्रथम कदम है, आपका प्रथम प्रयास है, मैं समझता हूँ कि फर्रुखाबाद के लिए ये एक अलग उपलब्धि है। अभी तक हम लोग जिस तरीके से बड़े चुनाव होते थे, विधायक का चुनाव होता था, एमपी का चुनाव होता था, एग्जिट पोल में लोग बैठते थे, वहां पे जो है वो अपने कोई एक किसी नतीजे पे पहुंचना जो है वो एक जरा थोड़ा सा आसान बात हुआ करती थी। फर्रुखाबाद में जहां पे 30 जो है वो क्षेत्रों में जिला पंचायत के सदस्य लड़ रहे हों, और फिर जहां स्थिति भी ऐसी हो, एक दो नहीं, कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिनमें से एक मुद्दा भी अगर कहीं पे प्रभावी हो गया तो उसके बाद में हम लोगों का अपना आकलन जो है, लेकिन आकलन करना है और अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से हर क्षेत्र का आकलन होना भी है, और ये बहुत बढ़िया कदम है आपका। अब जैसे काफी कुछ पॉइंट्स तो आपने खुद ही दे दिए हैं, कुछ मुद्दे आपने उठा दिए। भारतीय जनता पार्टी में बगावत होना कोई खास बात नहीं, कोई बड़ी बात माने नहीं रखती, लेकिन बगावत के बाद जिस तरीके की कार्रवाई बागी प्रत्याशियों के खिलाफ की गई, और जिस कार्रवाई को लोगों ने और आम वोटर ने भी, मतदाता ने भी ये मान करके करा कि ये केवल एक औपचारिक, बस खाली एक औपचारिक कार्रवाई है, उसका प्रभाव अवश्य चुनाव पे पड़ेगा। भाजपा का उम्मीदवार कौन माना जाएगा क्षेत्र में,
ये लोगों के आगे सवालिया निशान रहा होगा। खास तौर पे राजेपुर में तो जरूर रहा होगा कि जहां पे इस स्तर से कार्रवाई की गई है, वो ए को माने भाजपा का उम्मीदवार या बी को माने, एक चीज। दूसरी बात ये कि जो पुराने प्रत्याशी हैं और जो सदस्य जिला पंचायत रह चुके हैं, उनकी भी आमद इसमें जो आई है, उस आमद में भी उनका अपना आचरण, उनकी अपनी शैली, उनका अपना व्यवहार, उनकी अपनी कार्य पद्धति, ये जो है वो जरूर होगी कि किसकी मन भाई और किसकी मन नहीं भाई। एक ये भी मुद्दा होगा जिसके के आधार पे विश्लेषण करना होगा। और ये बड़ा कठिन है इस वक्त पे, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना से लड़ाई चल रही, जहां एक तरफ जो है वो अपने मिनी लॉकडाउन भी चल रहा हो 2-2 3-3 दिन का, और जहां लोग बाग भी जो है वो अपने जाने में वहां से अपने को बढ़ा रहे हों, खासतौर के ऊपर जो है वो अपने निर्देश भी हों, वहां पे जब तक कि आदमी स्वयं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक घूमे ना, लेकिन यही तो परीक्षा है, यही तो इस वक्त के ऊपर इस डिबेट की परीक्षा है कि विषमतम परिस्थिति में भी आपका आकलन क्या होता है और कितने परसेंटेज तक, कितने प्रतिशत तक आपका आकलन सही जाता है। कई सीटों पे एक ही बिरादरी के अलग अलग प्रभावशाली व्यक्ति लड़ रहे हैं, वो भी एक दूसरे को करने की बात कर रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी लड़ने की बात कर रहे हैं, और वोट का प्रतिशत जो है वो जरूर 70% रहा है। इसका मतलब ये कि लोगों ने मतदान में रुचि ली, और रुचि लेने के बाद में अब इसमें कहां कहां कौन कौन से मुद्दे आएंगे। एक तो ये भी है भाई, आपने एक मुद्दा दिया है ब्राह्मणवाद का, निश्चित रूप से ब्राह्मणों को तकलीफ पहुंची है, और पहुंचने के बाद में उसका खुल करके कितना इजहार होता है। और मैं समझता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर हम जो है वो कोई प्रक्रिया विकास दुबे से इसलिए नहीं मांगी है कि विकास दुबे जी स्वयं भी इसी प्रक्रिया के कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं, मेरे भतीजे। तो ये सब परिस्थितियां हैं, और इसमें आकलन करने के बाद में आप देखिए कि कहां से क्या स्थिति आती है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो जो है विद्रोहियों का अपना उसकी बगावत का नुकसान हो ही रहा है, और निर्दलीय भी आखिर में आकर के जब ये इलेक्ट होकर के जाएंगे जहां पे मतगणना होने के पश्चात, तो फिर मुख्य जो है वो अपने क्या कहते हैं वहां पर एक आकलन अभी से करना होगा कि जो जीत करके जाते हैं वो जाने के बाद फर्रुखाबाद के विकास के संदर्भ में जिला पंचायत के अध्यक्ष को अपना वोट देंगे। एक ये भी मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि इसको भी अपनी चर्चा में हम लोग जोड़ लें, या बिक करके वोट देने की बात करेंगे जैसी की परंपरा रही है। अगर समाजवादी पार्टी का कोई असर नहीं दिखा है क्षेत्र में, सबसे प्रमुख बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार खड़ा किया और समाजवादी पार्टी का कोई असर अस्तित्व तो दिख नहीं रहा है क्षेत्र में। कभी कभी ऐसा भी होता है चुनाव में कि कहीं पे जो है वो अपने सत्ता पक्ष की दहशत होती है, आतंक होता है, ये सब होता है, लोग खुल करके अपनी भावना जो है उसका असर जो है मौके पे दिखाई न पड़े, लेकिन मत पेटिका में दिखाई पड़ता है। कहने लगे नहीं नहीं बाल कितने के लिए हुजूर अभी सामने आ जाते हैं, तो ये तो मत पेटिका पड़ेगा। कांग्रेस ने तो सीट पर उम्मीदवार ही नहीं लड़ाया जी भाई साहब। हाँ, कांग्रेस ने तो सीट पर उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया, तो क्या किसकी उम्मीद के, किसकी जीत की कामना कर रहे हैं आप लोग? हम कामना तो किसी के जीत की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार पार्टी जो है वो पूरी तरह से अपने ही उम्मीदवारों को लड़ाने के उसमें थी। ये एक दुर्भाग्य रहा है कि नहीं मिला, और शायद कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का भी थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहा, थोड़ा बीमारी का रहा, क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष भी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और मैं भी आइसोलेशन में थी दौरान, और कई बड़े अधिकारी, जिससे हम क्षेत्र में जाके उतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए, और यही सब रहा है जिससे कि हर क्षेत्र में हमारा नहीं आ पाया है प्रत्याशी। लेकिन फिर भी इस बार कांग्रेस ने कोशिश की, और मैं उस कोशिश के लिए अपने को साधुवाद देती हूँ अपनी पार्टी को, और निश्चित ही हम अगले पंचायत चुनाव में बहुत मजबूती से भाजपा हो या सपा हो उसको टक्कर देने के लिए खड़े होंगे। अब इस बार तो अगर आप कह रहे हो निर्दलीय ही जीत रहे हैं, तो अभी तो ये देखना है कि निर्दलीय बाद में भाजपा की तरफ बैठते हैं कि सपा की तरफ। गौतम, फिलहाल भाजपा की हार की कामना तो है ही, ये तो होगी, संयुक्त है, और भाजपा की हार की कामना से ज्यादा देश के जो इस समय हालात चल रहे हैं ये बात उसमें तो घटनाएं बहुत हैं। बिल्कुल इसीलिए है। आम आदमी पार्टी होती आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी किसे लड़ा रही चुनाव यहाँ? जी, आम आदमी पार्टी राजेपुर के 4 नंबर से अजय कुमार राजपूत को उतारा मैदान में साहब, और वो अच्छा मेरा प्रत्याशी लड़ रहा है। हमने 7 ब्लॉक में अपने एक सीटों पे प्रत्याशी उतारे थे। वैसे मैंने 15 चर्चा कर रहे हैं 3 नंबर की। गौतम सुनिए, पहले हम 3 नंबर की चर्चा कर रहे हैं। 3 नंबर पे उम्मीदवार नहीं साहब,
3 नंबर पे भाई साहब मेरा कोई नहीं उतरा। हाँ चलिए, हाँ अब तो किसकी जीत की कामना कर रहे हैं, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कौन जीता है? हम तो साहब कह रहे हैं कि हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जीते, कि भाजपा में तो विद्रोह वैसे ही है, भाजपा में सपा कुछ ना, मतलब निर्दलीय प्रत्याशियों के संबंध में हमें है उनके साथ। हाँ मिश्रा जी, विवेक जी, हाँ। ये सबसे पहले तो इस पंचायत चुनाव में जो भारी संख्या में जो कर्मचारी, चाहे शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो या अन्वेषक हो, उनकी जो कोरोना के लिए मृत्यु हुई है, उनके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हाई कोर्ट ने इन मौतों को संज्ञान में लिया, लेकिन योगी सरकार ने इन मौतों को संज्ञान में नहीं लिया। ये बहुत दुखद है कि जो भी, हालांकि शिक्षक संघ ने तो 577 की लिस्ट सौंपी है, लेकिन 135 की बात पहले थी, लेकिन ये हर परिवार से कमाऊ मुखिया गया है, उसकी मृत्यु हुई है। सरकार, चुनाव खत्म हो गए हैं, उम्मीद है कि हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है, योगी सरकार भी संज्ञान में लेगी, और जिन परिवारों से उनका कमाऊ सदस्य गया है इस कोरोना संक्रमण की वजह से पंचायत चुनाव में, उनकी बलि गई है, सरकार उनके बलिदान को समझेगी और उनको उचित मुआवजा और उनके इस परिवार की में जो कमाऊ सदस्य गया है उसको नौकरी देके उसकी भरपाई करेगी। और दूसरा जो आपने विषय लिया है, ये वास्तव में मिश्रा जी ने भी कहा कि बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है। पंचायत चुनाव में एग्जिट पोल वास्तव में एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन वर्मा जी, हमने तो आपको देखा है, आपको चुनौती वाली चुनौती देने में आपका स्वभाव है। इसमें तो आमतौर पे इन चुनावों में कोई मुद्दे ज़्यादा काम नहीं करते हैं। इन मुद्दों में, ये मुद्दे से ज़्यादा व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। इन चुनावों में मुद्दों के अलावा और कई फैक्टर रहते हैं, तो जिसमें आपका कहना काफ़ी हद तक सही है कि निर्दलीय इसीलिए बाजी मार ले जाते हैं ये तो। लेकिन इन सबके बावजूद भी आप कितने भी दावे कर लें, लेकिन हमारे भाजपा के लोग आश्वस्त हैं कि जब हमने देश को जीत लिया, प्रदेश को जीत लिया, तो ये पंचायत चुनाव हमारे लिए कोई चीज़ है ही नहीं, इनको भी हम जीत लेंगे। ये इनको लिए आश्वस्त है कि जिस तरीके से इन्होंने देश के चुनाव जीते, प्रदेश के जीते, उसी तरीके से पंचायत चुनाव भी हम जीत लेंगे। इसके लिए हमारे भाजपा के साथी जो आश्वस्त हैं, तो ये देखना है कि जनता जनार्दन की जीत होती है या भाजपा की जीत होती है। विवेक जी, विकास जी। भाई साहब, मैंने अपने सभी साथियों को सुना। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं पत्रकारिता जगत को हुई उस अपूर्णीय क्षति जो रोहित सरदाना जी की आज असमय मृत्यु हुई है, उस पर मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपको एक विषय अवगत करा दूं कि जो अनुराग सिंह टिकट फाइनल को लेकर के आप कह रहे थे, तो अनुराग सिंह जी की टिकट प्रोसेस से ही फाइनल हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी टिकटों पर अंतिम मुहर प्रदेश से लगी है और मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों ने भी उसका अनुसरण किया है और प्रदेश से ही वो नाम सारे फाइनल किए गए हैं। तो ये तो हमारे नेतृत्व ने ही डिसाइड किया है, टिकट देने का काम हमारे नेतृत्व ने किया है। और किसी भी प्रकार का जो मतभेद की आस लगाए बैठे हैं हमारे लोग, वो ये समझ लें कि ना ही विकास पांडे, ना ही अजीत पांडे और ना ही अन्यंत्र जो अन्य लोग भी टिकट मांग रहे थे, किसी में भी किसी भी प्रकार की विद्रोह बात है ही नहीं। ये केवल सबके मन का धन है। मुझे खुशी है कि वो इसी धन से बोले कि साहब विकास जी हैं या कोई भी अन्यंत्र है, लेकिन इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं। दूसरा, ग्राउंड की रही बात, वो अभी वर्तमान के मंडल अध्यक्ष है, उनकी एक अपनी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय रहती है स्तर तक, और वो लाने वाले और बड़े अंतर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन
जो है वो अजय कुमार चौहान जी पिछली बार कम वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की चूक नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से 3 नंबर स्पेशल गंभीरता का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि आपने बताया हमारे प्रदेश मंत्री आदरणीय प्रांशुदत्त द्विवेदी जी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं आदरणीय भास्कर दत्त द्विवेदी जी, और अमृतपुर की कर्मस्थली इसी सीट में आती है। अमृतपुर इसी सीट के अंतर्गत आता है। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की जन्मस्थली अमृतपुर इसी सीट में आता है। तो ये तय है कि इस सीट को हम बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का मुगलता विरोधी ना पालें। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए मैं केवल एक बात बोलूंगा कि जितनी तत्परता ये लोग पैनल में यहाँ डिबेट में बैठने में या टीवी पैनलिस्ट बनने में दिखाते हैं, अगर इसकी 10% धरातल पे दिखाते तो आज हर सीट पर कम से कम प्रत्याशी तो उतार ही लिया होता कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी ना होना इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस तो बिल्कुल गंभीर है ही नहीं इन चुनावों को लेकर। दूसरा कहीं ना कहीं अनिल मिश्रा जी, अमृतपुर इस सीट पर है, सीट से जुड़ा है और अमृतपुर ब्राह्मण बहुल है। इसके बाद में भी अनुराग सिंह को टिकट मिल गया है। तो ये जो चीजें हम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन उसका मिल रहा है। बात बिल्कुल सही आपकी। और एक और इसमें जो है अभी जो विकास भाई कह रहे थे तो एक नया मुद्दा सामने आ गया। अमृतपुर जो है वो अपने पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का गांव रहा। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी कद्दावर नेता रहे, पूरी नेतृत्व की क्षमता थी उनके अंदर। और उसके साथ में जो है प्रदेश के मंत्री सुधांशु दत्त जी द्विवेदी जी ने भी अपना पूरा का पूरा वक्त दिया, उनका क्षेत्र है। भास्कर दत्त द्विवेदी जी का भी क्षेत्र है। तो इतना सब होने के बाद और इतना मजबूत क्षेत्र होने के बाद भी वहां पर बगावत की सुगंध आई क्यों? वहां पे अगर कहीं बागी पैदा हुआ तो क्यों पैदा हुआ, ये एक बड़ा उच्च स्तरीय विचारणीय प्रश्न आ गया है। और अगर वहां पे बगावत जो है चौथे नंबर पे, और वहां पे अगर बगावत पैदा हो गई, वहां पे अगर बगावत पैदा हो गई तो बाकी जगह पूरी जगह जो है वो क्या हाल भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस एक जवाब से ही हम लोग इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं इस चर्चा के दौरान। एक बात आश्वस्त होने की बात आई, विवेक जी ने कहा अभी आ रहे, फिर इसके बाद में एक एक करके पॉइंट नोट करते जाए। मैंने भी नोट करे हैं, एक एक करके आते हैं, आमने सामने बात हो रही है। भाई एक बात सुनिए, आप निष्ठावान कार्यकर्ता हैं विकास जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने निष्ठावान कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के जो जवाब देना चाहिए था वही आपने दिया। एक सीजर मतलब जो एक अपने सीजन पॉलिटिशियन के हिसाब से जो जवाब देना चाहिए था, मेरी बधाई स्वीकार करो। इस उम्र में भी इतना संतुलित जवाब जो है इन परिस्थितियों में उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन एक बात जरूर इसके साथ में आती है कि यही तो जवाब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने दिया था। 14 चुनाव में जब पूरा का पूरा प्रदेश जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिता करके लाए थे और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया था उन्होंने। और उसके बाद जो है सुनील बंसल जी और योगी जी की जोड़ी ने जिस वक्त उनको हाशिए पे लगा दिया, और 3 साल बाद जब वहां से आए हुए एक सिंह साहब ने जब उन्होंने कहा कि भाई आप भी आ जाओ सपा में, तब उन्होंने यही जवाब दिया था कि मैं दीपक चुनाव चिन्ह से लेकर के और आज जो है कमल के चुनाव चिन्ह तक मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। तो ये एक जो है परंपरा है और समझदारी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कि मन में कहीं आक्रोश है भी अगर, और निश्चित रूप से होगा, लेकिन उसको व्यक्त नहीं होने देते हैं। इस बात के लिए आप लोग जो है बधाई के पात्र हो। और आश्वस्त क्यों नहीं होंगे, चाहे कोई परिस्थिति रही हो, किसी भी परिस्थिति में अगर कहीं पे लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन में जो है वो अपने काउंटिंग वाला दिन भी पहले शामिल हुआ, लोगों ने कहा भाई इतवार का दिन तो जो आम जनता की चर्चा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो लोग बात गॉसिप कर रहे हैं होटलों पे हर जगह कि लॉकडाउन है और उसमें काउंटिंग वाले दिन भी लॉकडाउन होगा, और फिर एक दिन और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। तो लोगों को चाहे कितनी ईमानदारी से बात हो, लेकिन लोगों के मन में ये सवालिया निशान जरूर होगा कि इतना आश्वस्त भाव जो है वो अग्रिम रूप से कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हुए को जिताया जाता है सपा द्वारा। इसका अनुभव है मिश्रा जी को। पिछली बार कई लोग राजेपुर मुझे अच्छी तरह से ये अनुभव है, माला और सर्टिफिकेट किसी और को मिल गया, ये अनुभव है मिश्रा जी को। मुझे अच्छी तरह से इसलिए अनुभव है कि मैंने जो है वो कम से कम 9-10 चुनाव, सुनिए, मैंने 9-10 चुनाव
जब चर्चा हुई तो फिर एक बात कह लेने दें मुझे, मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ, एक बात मुश्किल से 1 मिनट की है। जब चर्चा हुई तो मैंने कम से कम जो है पिछले 10-12 चुनाव जो देखे एमपी के, और मैंने ये भी देखा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कैसे होता है, कैसे एक इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति जो है वो चुनाव वाले दिन कुछ पोलिंग बूथ के ऊपर लाठीचार्ज करवा देता, बड़ा अच्छा होता है। विवेक जी क्या कह रहे हैं? विवेक जी कुछ कह रहे हैं? विवेक जी कुछ कह रहे हैं क्या? देखिए, जो अभी मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने आक्रोश को व्यक्त नहीं करता है और पार्टी को समर्थन करता है, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं की भी इज्जत नहीं करती है और उनको पार्टी से निकाल देती है। क्या बात कही है, जिंदाबाद विवेक भाई, जिंदाबाद, क्या बात कही है। और इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। कन्नौज जनपद में एक बहुत ही समर्पित, बहुत ही निष्ठावान परिवार से एक बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे, नीरज मिश्रा। अभी फोन करना भाई। 2004 के आम चुनाव में सपा के वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे नीरज मिश्रा की कुछ कहासुनी हो गई। 5 मई को मतदान के दिन 2004 में, 6 मई को ट्यूबवेल जाते समय उनका अपहरण हो गया। 7 मई को नीरज मिश्रा की खुद कटी हुई लात मिली। अब उसके बाद भाजपा ने तमाम वादे करे कि स्मारक बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खैर, उसके बाद अभी पिछले साल अगस्त में 22 अगस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने सपा को घेरने के लिए नीरज मिश्रा कांड का जिक्र किया। उन नीरज मिश्रा को के भाई को अभी 14 अप्रैल को भाजपा से निष्कासित कर दिया। उनका दोष ये था कि उन्होंने अपने दिवंगत भाई की पत्नी के लिए जिला पंचायत की टिकट दी थी। भाजपा ने टिकट तो नहीं दी उनको, स्मारक बनाने का वादा किया था, लेकिन अलबत्ता उन दिवंगत महरूम नीरज मिश्रा के भाई को भाजपा से निकाल जरूर दिया। हमें भाजपा का ब्राह्मण की उपेक्षा की बात आप कहिए, या जो आपने बात कही कि कार्यकर्ता भाजपा का तो आक्रोश नहीं दिखाता है। तो मिश्रा जी शायद 19 मिश्रा जी वही है जो हम लोगों के यहाँ आ चुके हैं इसमें डिबेट में। 19 मिश्रा हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न किसान के हैं, न किसी के हैं, ये केवल सत्ता के हैं। आप देखिए, पंचायत चुनाव में इतनी भारी संख्या में लोगों की जाने गई। आज हाईकोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग इसमें दोषी है, लेकिन सब बातों के बाद सरकार के लिए प्राथमिकता। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी सीटों की चर्चा करते हैं। राजेपुर की जो 1 नंबर सीट है, रमेश राजपूत लड़ रहे हैं। यहाँ सांसद मुकेश राजपूत के बहुत नजदीक है और कई जिला स्तरीय बैठकें उनमें प्रतिनिधि की हैसियत से बैठते रहे। लेकिन खेल यहाँ ये हुआ है कि नगर विधायक के करीबी अरुण त्रिवेदी ने अपनी मां को यहाँ से चुनाव लड़ा दिया है और भाजपा ने उनकी मां को निकाल दिया है। अरुण त्रिवेदी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजीव प्रताप सिंह, इनकी मामी मृदुला सिंह चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से और मृदुला सिंह पर कार्रवाई की है पार्टी ने, राजीव प्रताप सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मृदुला सिंह के बारे में ये बताया गया कि वो कई बार से प्रधान रही हैं और इनके पति सचिव प्रताप सिंह ये भी प्रधान रहे हैं। ये किसी मर्डर के केस में फंसे थे और जेल में थे और इनकी मौत हो चुकी है। ये जानकारी आई है इस 1 नंबर की सीट पर। तो और इस बार जो उनकी जिताई सीट थी मृदुला सिंह की, इस बार वो प्रधान ही नहीं लड़ रही जिला पंचायत के चक्कर में और पार्टी ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया, उन्हें टिकट नहीं दी। ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता, कई पदों पर रहे मनमोहन मिश्रा की पत्नी मोहिनी मिश्रा को टिकट दी है। ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है। मोहिनी मिश्रा यहाँ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। मनमोहन मिश्रा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नदीम फारूकी समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष उनके बहुत करीबी हैं। इसलिए हम इस सीट को भी वीआईपी मान रहे हैं। इस सीट को जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि जो स्थितियां हैं उसमें मोहिनी मिश्रा कहीं दिख नहीं रही है। कहीं भी मोहिनी मिश्रा
कहीं भी मोहिनी मिश्रा दिख रही नहीं है। कांग्रेस का इस सीट पर भी कोई उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस का इस सीट पर भी कोई उम्मीदवार नहीं है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। ये राजेपुर की 4 नंबर सीट है। राजेपुर की 4 नंबर सीट पर संतोष यादव ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार ये ही जीते थे और क्योंकि उस समय सपा का जलवा था, सुबोध यादव का जलवा था, तो जीत का प्रमाण पत्र सुबोध यादव को मिला था। संतोष यादव और सुबोध यादव में बहुत देर तक रस्साकसी हुई थी। राघवेंद्र सिंह दामू ये यहाँ से विद्रोही उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। भाजपा से इन्होंने टिकट मांगी थी और टिकट पार्टी ने टिकट इन्हें नहीं दी। यहाँ से जो टिकट मिली है वो हम जैसा बताया कि जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी सिफारिश पर टिकट मिली है अवनीश शाह को। अवनीश शाह के शैतान सिंह शाह के जो बसपा के नेता रहे, बसपा के बाद में स्वामी प्रसाद की वजह से ही भाजपाई हुए और पिछले साल दिवंगत हो गए थे, उनके बेटे हैं। और इनकी माँ सरिता शाह संविदा बोर्ड की सदस्य हैं, तो इसलिए ये सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट मानी जाएगी। यहाँ से अगर अवनीश शाह के जीतते हैं तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत मानी जाएगी और हारते हैं तो सीधी स्वामी प्रसाद मौर्य की हार मानी जाएगी। लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसके आधार पर ये अवनीश शाह के बहुत पीछे हैं, तीसरे चौथे नंबर पर रहेंगे। यहाँ पर फिर संतोष यादव का फिर जलवा चल रहा है। ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी जो इनकी जीत नहीं हो पाई थी वो सहानुभूति का लाभ भी इन्हें मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ युवा चेहरे के रूप में आर्यन यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। आर्यन यादव जग्गू यादव के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कई बार जिला बदर की कार्रवाई उनके खिलाफ हो चुकी है, अभी भी पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये 4 नंबर की सीट का मामला है। इसके अलावा जो 2 नंबर की सीट है, राजेपुर 2 नंबर की सीट, वहां पर विनीता पाठक उम्मीदवार है, राजेश पाठक की पत्नी। ये समाजवादी पार्टी ने विनीता पाठक को मैदान में उतारा है। राजेश पाठक की पत्नी विनीता पाठक पहले 4 नंबर सीट से, जिसका जिक्र हम लोगों ने बहुत विस्तार किया है, उस सीट से ये सदस्य रह चुकी है विनीता पाठक पहले भी। यहाँ से श्रीमती मोनी सेन ये कांग्रेस की उम्मीदवार है। कांग्रेस ने यहाँ चुनाव लड़ाया है। और इसके अलावा जो ये भाजपा है, भाजपा ने यहाँ से रोहित कुशवाहा टिकट दी है। ये सेक्टर संयोजक हैं युवा मोर्चा के। ये जबरदस्ती वाला पद है कि रोहित कुशवाहा को टिकट दी गई है। तो रोहित जो सेक्टर संयोजक हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, ये जानकारी यहाँ से आई है। और इसके अलावा ये जानकारी यहाँ से आई है। इसके अलावा प्रिया पंडित के यहाँ से रत्ना अग्निहोत्री ये चुनाव लड़ रही हैं। विजय सोमवंशी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी पत्नी पूनम देवी इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने इस सीट से भाजपा ने टिकट दी है आलोक सिंह की पत्नी है, उनको टिकट दी है। और आलोक सिंह के बारे में पता किया गया कि इनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। ये दिव्या में विद्यालय चलाते हैं और विद्यालय उसके बाद में कैसे इस मंजिल तक पहुंच गए कि जब लोग टिकट की चाहत में दौड़ भाग कर रहे थे तब इन्हें टिकट हासिल हो गया। तो ये जो 3 सीटें हैं इनमें इनकी जो जानकारी आई है उनमें भी यही जानकारी बताई है कि जो रमेश राजपूत वाली सीट है उस पर भाजपा थोड़ा बहुत मुकाबले में है। बाकी सीटों पर भाजपा पीछे जा रही है। ये जानकारी हमारे राजनीतिक सूत्रों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने ये जानकारी उपलब्ध कराई है। मिलाकर के जो 4 सीटें हैं राजेपुर की, उसमें और ये सीट इस क्षेत्र का महत्व इसलिए है जो कि जिक्र हो चुका है। ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी का क्षेत्र है, ये सुनील दत्त द्विवेदी का क्षेत्र है, ये प्रांशु दत्त द्विवेदी का क्षेत्र है, ये भास्कर दत्त द्विवेदी का क्षेत्र है, ये श्रीमती द्विवेदी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में चल रही है। कुल मिलाकर के अभी तक की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाकी क्या स्थिति होगी, ये स्थिति तो मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद तो प्रयास लगते हैं, जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार रमेश राजपूत वाली सीट को छोड़ करके शेष सीटों पर
भाजपा पीछे जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी कहीं नहीं है, निर्दलियों का जलवा इन सीटों पर है, ये जानकारियां आ रही हैं। मिश्रा जी बताइए, अब क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। भाई साहब, एक बात तो बड़ा स्पष्ट हुई, विवेक मिश्रा जी की बात भी सुनी, और ये जो नीरज मिश्रा जी का उदाहरण आया था, ये जितने उदाहरण इस वक्त तक सामने आए हैं, ये सब के सब जो है वो कम से कम इस वक्त के ऊपर किसी सीट के ऊपर निश्चित आकलन हो पाए ना हो पाए कि कौन जीत रहा है, एक आकलन तो स्वयं उभर करके सामने आ गया है, छिपे हुए रहस्य सामने आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की पूरी उपेक्षा है। और खाली नीरज मिश्रा का उदाहरण क्यों, उदाहरण तो अगर लिया जाए तो स्वर्गीय अटल बिहारी जी का भी है, कलराज मिश्र जी का भी है, मुरली मनोहर जोशी जी का भी है, एक उदाहरण थोड़े है, वही नीचे तक आया है वहां से अपने छन करके। दूसरी बात आई, संतोष यादव जी वाली सीट की आई है, ठीक है, इसमें जो है वो अपने यहाँ भी एक स्थिति साफ आई है कि अगड़ी जातियों को पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी ढकेलती जा रही है। और यहाँ पे एक बात बताइए कि जहां पे पूनम सोमवंशी के पति विजय सोमवंशी, जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के पिछले काफी वर्षों से बड़ा निष्ठावान जो है वो अपने कार्यकर्ता रहे हैं, उनको हटा करके किसी दूसरे को दे दी गई, तो ये एक और जो है अपने चेहरा सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की टिकट देते समय केवल अपने आकलन में, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, अपने आकलन में ये देखती है कि कौन जीत रहा है, पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं देखी जाती। रमेश राजपूत वाली सीट की बात जो की गई है, वहां भी ब्राह्मण विरोधी मानसिकता सामने आई है। अरुण त्रिवेदी और मतलब जो है बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक हैं। मैं जानता हूं कि अभी जब बात आएगी तो चूंकि विकास भाई प्रवक्ता बैठे हैं तो वो फिर से अपनी जो है कुशलता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के बाकी उसको जिसे कहते नहीं है कि मतलब धीरज धर्म मित्र नारी आपत्ति काल पर रखिए चारी, तो धीरज की परख भी हो रही है विकास बेटा तुम्हारी, तो इस वक्त के ऊपर हम उम्मीद करते जवाब यही होगा। लेकिन अरुण त्रिवेदी की टिकट काटी गई है, क्या इन सब चीजों का पूरे गंगा पार क्षेत्र के ब्राह्मणों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और क्या ब्राह्मणों का वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा? ब्राह्मणों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, एक अध्याय है जितिन प्रसाद ने बड़ा खोले कहें या क्या कहें, जितिन प्रसाद जी ने बहुत प्रयास किए ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, उसका कोई असर कम से कम फर्रुखाबाद में नहीं दिख रहा यहाँ पे। लेकिन विडंबना भाजपा के साथ ये रहती है कि जब भी रिजल्ट आते हैं तो जानकारियों के विपरीत होते हैं। ऐसा हमारे पास बिहार में उदाहरण है कि जिसमें कमीशन जो है लेकिन जो फाइनल रिजल्ट की तरफ से अनाउंस वो लॉकडाउन में होगा। हाँ, बाकी लॉकडाउन में तो हो गई है, तो निश्चित है कि एक दिन को दिया गया है। और कुशलता विकास की सही है कि बेचारे अपने नंबर ऊपर बढ़ाए रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से ये भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि ब्राह्मणों की इस समय पूरे प्रदेश ये तो तय है कि इनसे तो नाराज है ब्राह्मण, तो ये बात की बात है कि देखा जाएगा कि किसके साथ। उम्मीदवार आपसे भी लड़ रहे हैं, बढ़ाया जाते हैं लेकिन अरे सुनिए, खत्म करें, चार उम्मीदवार लड़ रहे हैं आपके, मोहिनी मिश्रा, पाठक, कमलेश और आर्यन यादव, चार में से कितने जीत रहे हैं अभी तक आपकी? बताइए जल्दी से, खत्म करें। चार में से उम्मीदवार आपसे जीत रहे हैं। देखिए, हमारा अभी तक का अपना मानना तो यही है कि हमारे चारों उम्मीदवार इस भयंकर रणभूमि में, जहां लोग एक दूसरे की पगड़ी उछालते घूम रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचते घूम रहे हैं, वहां शांति के साथ में हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासशील हैं, और हमारे तो चारों उम्मीदवार जीतेंगे। आने वाले वक्त में जो है वो सपा का यहाँ पे अध्यक्ष भी होगा। मोनी सिंह और हरेन सिंह, तो उनको जीतना है, उम्मीदवार जीत रहे हैं आपके, दो क्षेत्र है, दो क्षेत्रों से तो उम्मीदवार जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं चुनाव, कई लोग जीत रहे हैं। जी, मुझसे कुछ कह रहे हैं भैया, आवाज नहीं आ रही, सच में आपकी आवाज। आपकी पार्टी ने दो उम्मीदवार खड़े किए हैं, दो में से कई जीत रहे हैं। जी, अब जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, लेकिन ये मैं निश्चित जानती हूँ कि वो मजबूती से अपनी उपस्थिति इन चुनाव में जरूर दर्ज कराएंगे और भाजपा को हराएंगे, और भाजपा को हराने के लिए निश्चित प्रयास करेंगे, और भाजपा के वोट तो निश्चित काटेंगे। कैसी जीत रहे हैं भाजपा की? अगर जरा भी जागरूक हो, चुनाव में भाजपा को जीतना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें जीतने वाली है। दूसरा, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने लॉकडाउन का विषय रखा कि इतवार को लॉकडाउन है, तो पहले मैं एक बात बता दूं कि लॉकडाउन बाद में हुआ, चुनाव की परिणाम की डेट पहले क्लियर हो गई थी। तीसरी चीज, समाजवादी पार्टी ने जैसी सरकारें चलाई हैं, जैसी सरकारें चलाई हैं, ये भाजपा से भी वैसे ही करते हैं। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने हार का बहाना समाजवादी पार्टी ने ढूंढ लिया है, और वो लॉकडाउन है। इस बार हार का बहाना समाजवादी पार्टी के लिए। शेखर जी, विकास की एक बात से सहमत हूँ। विकास जी, अरे भाई, विकास जी की एक भाजपा जीत रही है, चारों सीटें भाजपा जीत रही है, चारों सीटें सपा जीत रही है, और कांग्रेस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एक मिनट मेरी सुन ले, 1 मिनट। अब हम 3 मई की मतगणना के नतीजे आने तक का इंतजार करेंगे, और जो हमारा आकलन है, हमारे कयास हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा रही है। निर्दलियों का जलवा रहने वाला है। 1-2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत लग रही है, जीत के करीब भी पहुंच सकते हैं। ये स्थितियां हैं, और इसके साथ ही ये एग्जिट पोल का पहला एपिसोड हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल हम दिन में भी मिलेंगे और अन्य क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। ये आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा विकास ने शुरू में जिक्र किया, रोहित सरदाना का निश्चित रूप से आज हम सब बहुत दुखी हैं। हमने तमाम एपिसोड देखे हैं जिसमें पत्रकार रोए हैं, आंसू बहाए हैं। एक और नाम फर्रुखाबाद के हमारे जयंत कटियार का है। जयंत कटियार भी 32 साल कॉलेज के छात्र नेता रहे, उसके बाद में उनकी पहचान पत्रकार के रूप में हुई। और जयंत कटियार ने भी 2 दिन पहले एक निजी अस्पताल में कोरोना के कारण अंतिम सांस ली। तो हम अपने पत्रकार साथियों की को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये लग रहा है कि रोज सुबह से सूचनाएं आना शुरू हो जाती हैं, इस तरीके की दुखद सूचनाएं। इतने खराब दिन चल रहे हैं कि हम उनका जिक्र नहीं कर सकते। तमाम हमारे प्रिय हम सबसे अलग हो रहे हैं। हमने आज कभी कुंवर बेचैन की मृत्यु की खबर पड़ी है। कई बार फर्रुखाबाद आए हैं, अभी हमने देखा, हम लोगों ने भी फोटोग्राफ कराए थे हमारी प्रतिमा पर। कई बार, अनेकों बार फर्रुखाबाद आए हैं। जो अवेजना के ऐतिहासिक तब सम्मेलन की श्रृंखला है, उसमें कई बार उनके सर सुनने को मिले हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन भी, जो देश के जाने माने कवि थे, वो भी हम सबके बीच में नहीं रहे। तो तमाम लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और आज का ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबको। हम कल फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ में, नए एग्जिट पोल के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।